हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है विवेक मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑफ स्टडी आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ ना कुछ डाउट हमेशा बना रहता है, तो इसीलिए आज इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई थिंक आपके कुछ इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द लेक्चर, एज यू ऑल नो, अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो प्लीज यूज दिस कोड स्टडी आईएएस। तो आपको वहां पे मिलेगा extra 10% discount. So use this code for extra discount on plus courses. Okay, so let's start. सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी है क्या और ये क्यों जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी को इस धरती पर, इस अर्थ पर जीने के लिए कुछ मूलभूत चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और जीने के लिए भोजन। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड कंपोनेंट की, यानी जीने के लिए भोजन। वैसे ये थर्ड नहीं होगा, ये पहला कंपोनेंट है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन भोजन। आप सभी जानते हैं जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। भोजन, द बेसिक सोर्स ऑफ द फूड इज अ फार्मर। आप सभी जानते हैं किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हीं का जीवन हमेशा कष्टों से भरा हुआ रहता है। उसकी कुछ वजहें हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हमेशा उनके साथ रहती हैं। कभी बरसात होती है, कभी बरसात नहीं होती। कर्ज में ऑलरेडी वो डूबे रहते हैं। कर्ज में क्यों डूबे रहते हैं आप सभी समझ सकते हैं, उन इन्वेस्टमेंट को लेकर के। खेती करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो जो छोटे और मध्यम किसान होते हैं वो हमेशा इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ से मिले। जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे डीजल चाहिए ट्रैक्टर के लिए, है ना, सीड्स चाहिए, पंप चाहिए इरिगेशन के लिए। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कल्टीवेशन। तो इसके लिए वो हमेशा कर्ज लेते हैं और कर्ज में वो दबे रहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट ये है सही दाम ना मिलना। ठीक है, तो ये है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स। अब समझते हैं एमएसपी है क्या। देखिए, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया। और वो क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। जैसे कि जब कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जैसे कि बरसात अच्छी हुई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, है ना, ऑटोमेटिकली वहां पे मार्केट डाउन हो जाता है। बिकॉज जब आपके पास सप्लाई ज्यादा हो तो मार्केट अपने आप डाउन हो जाता है। ये हो गया पहला रीजन। और दूसरा रीजन काला बाजारी, यानी कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है काला बाजारी। आप सभी जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, अभी कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो आप सभी ने देखा होगा कई केसेस ऑल ओवर इंडिया से आ रहे थे कि जितने भी ये मास्क हैं, N95 हो गया और सैनिटाइजर हो गए, इसकी कालाबाजारी होने लगी थी। कालाबाजारी इन द सेंस की प्रोडक्ट को अपने पास रखना गोडाउन में मर्चेंट के द्वारा, और उसे तब तक ना निकालना जब तक कि मार्केट में उसकी कमी हो जाए। जैसे ही मार्केट में उसकी कमी हुई, वो उसे निकाल के सेल करेगा। सेल करने के टाइम पे उसी का दाम वो दोगुना तेगुना करके बेचेगा। इससे प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो दिस इज द कार्टेलाइजेशन। अब वहां पे इन्हें घाटा होता है। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग। पहला बम्पर प्रोडक्शन, अगर बम्पर प्रोडक्शन है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाएगा, तो किसान को दाम नहीं मिलता। दूसरा काला बाजारी, मंडी के जो मर्चेंट्स होते हैं वो आपस में साठ गांठ भी कर लेते हैं कभी कभार फिक्स के लिए कि आप इससे ज्यादा प्राइस देना ही मत, मजबूरी में किसान को देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द रीजंस व्हाई फार्मर्स इज अनएबल टू गेट अ रिमनरेटिव प्राइस फॉर हिज क्रॉप्स, फॉर हिज प्रोडक्शन। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट भारत सरकार ने, दुनिया में और भी सरकारें ऐसा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का ऐलान किया है। देखो, एपीएमसी एक्ट मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इस एक्ट के तहत जो फर्स्ट सेल होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो सिर्फ इसी मार्केट में हो सकता। आप सभी ने सुना होगा कि इस किसान अपनी फसल को मंडी में बेचते हैं। व्हाट इज दैट मंडी? दिस इज द मंडी। ओके, सो वो मंडी होती है, ऑफिशियली उसे एपीएमसी मंडी कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और ये एपीएमसी एक्ट के तहत आया था। तो इसी के तहत
फार्मर्स को, किसान को अपनी पहली फसल यहाँ पे सेल करना होता है, ठीक है। तो अगर किसान को मान लो सपोज यहाँ उचित दाम ना मिले, सपोज उसने सोचा कि 1800 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसने गेहूं बेचना है उसके प्रॉफिट सहित, लेकिन वहां पे मर्चेंट ने उसे सिर्फ 1500 रुपए या सपोज 1000 रुपए ही देने को बोला कि नहीं इससे ज्यादा वो नहीं देगा, या फिर कार्टेलाइजेशन हो गया मंडी के और मर्चेंट्स के बीच में, मंडी मर्चेंट्स में आपस में साठगांठ है कि कोई भी किसान को इससे ज्यादा नहीं देगा, मान लो पहले ही उन्होंने ये आपस में मीटिंग करके ये तय रखा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो दूसरे को भी बेचने जाएगा, अगर दूसरे मर्चेंट्स को, तो वो भी, क्योंकि मीटिंग में ऑलरेडी इन लोग अगर मान लो इन्होंने फिक्स रखा है कि नहीं इससे ऊपर नहीं देंगे, तो मजबूरन किसान को वो बेचना पड़ता है 1000 या 1500 रुपए में अपनी फसल को। तो जो फसल 1800 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकनी चाहिए थी, उसे मजबूरन किसान को देना पड़ा कितने में, 1000 रुपए में, ठीक है। तो जब 1000 रुपए में देना पड़ा तो उसे उचित दाम नहीं मिला, ठीक है। तो इस उचित दाम को ना मिलने पे जो उसे घाटा हुआ, उस घाटे से किसान आत्महत्या भी करते थे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी तो वो कर्ज नहीं चुका पाते थे। तो इस तरह के रीजन से सरकार ने उन्हें बचाने के लिए एमएसपी अनाउंस किया कि देखो जो फसल होती है ना, जैसे खरीफ की फसल, आप सभी जानते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक कमर्शियल फसल आती है जो बीच में, तो इन सब के लिए करीब 22 फसल ऐसी हैं, और प्लस एक गन्ने की फसल है शुगर केन, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले ही करीब 22 फसल ऐसी हैं जिनके लिए एमएसपी सरकार अनाउंस करती है। वो कौन कौन सी फसल है चलिए जानते हैं। सबसे पहले है खरीफ फसल, आप सभी जानते हैं मॉनसून में ये स्टार्ट होती है। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, पैडी यानी धान, ज्वार, बाजरा, मेज यानी कॉर्न या फिर जैसे मक्का कहते हैं आप लोग, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट मूंगफली, है ना, नाइगर सीड, कॉटन हो गया, कपास आपका, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सेसम हो गया। सो दीज आर द 14 खरीफ क्रॉप्स जिसके लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। हर सीजन के पहले ही सरकार इसे अनाउंस करती है। अब रबी की फसल की बात करें तो आप सभी जानते हैं विंटर में इसको बोया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, वीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर यानी कुसुम, आप सभी जानते हैं, है ना। तो और मसूर की दाल, दीज आर द क्रॉप्स जिसके लिए रबी की फसल के पहले एमएसपी सरकार अनाउंस करती है। अब जो तीसरा कमर्शियल क्रॉप मैंने जिसकी बात करी, या कैश क्रॉप जैसे कहते हैं, उसमें हो गया जूट, कोपरा, कोकोनट, सुगर केन, गन्ना। गन्ना सेपरेट है, उसकी बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आप अभी गन्ने को हटा दो। तो जूट, कोपरा और ऐसी ही फसल जितनी है टोटल मिलाकर के 22 फसल के लिए सरकार एमएसपी देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमएसपी अनाउंस कौन करता है। देखो इसके लिए कैबिनेट कमेटी, आप सभी जानते हैं कैबिनेट कमेटीज बनी होती हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, कई सारी बनी है, जिसमें एक कमेटी बनी है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, जिससे चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और अल्टीमेट सरकार यानी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो अनाउंस करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग हुई इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने एमएसपी अनाउंस किया पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर सीजन के लिए, लेकिन उसका कोई तो क्राइटेरिया होता होगा पहले। उसका क्या क्राइटेरिया है, किस पैरामीटर से आप इसे काउंट करते हैं कि क्या क्या चीजें आप इसमें लेंगे, ये मेथड क्या है, वो मेथड क्या है कंपटीशन की, और उसे कौन मैनेज करता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP, ये है डिपार्टमेंट अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP आता है। इसका काम ये है, ये रिकमेंड करता है, ये अपनी कंपटीशन मेथड के थ्रू सारी गणना करने के बाद रिकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और FRP फॉर शुगर, FRP यानी फेयर रेम्युनरेटिव प्राइसेस। अल्टीमेटली जो ये कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है, इसके बाद ये फाइनल तौर पे सरकार इसे अनाउंस करती है, ठीक है। तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। समरी दे देता हूं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करती है एमएसपी, लेकिन उसके पहले उसके बारे में प्लान कौन बनाता है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो कौन सेट करता है, उसे रिकमेंड कौन करता है, किस मेथड से करता है, कौन कौन सी मेथड होती है काउंट करने की, ये सब चीजें कौन देखता है, इसे कौन मैनेज करता है, तो वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP, ठीक है। फिर ये रिकमेंड करेगा कैबिनेट कमेटी को, और फिर कैबिनेट कमेटी अल्टीमेट फैसला लेती है और अनाउंस करती है एमएसपी। बात क्लियर।
नाउ सीएसीपी की अगर बात करें तो ये 1965 में गठित हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसके एक अध्यक्ष हैं, सदस्य इसके हैं एक सचिव यानी सेक्रेटरी लेवल के, एक है एक सदस्य ऑफिशियली होते हैं, प्लस 2 गैर सरकारी भी शामिल होते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि कंपटीशन मेथड की, इसके लिए क्या कंपटीशन मेथड होती है। कंपटीशन मतलब सीधी सी बात कि किस तरह वो काउंट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होगी, जिसके हिसाब से फिर वो एमएसपी अनाउंस करेंगे, रिकमेंड करेंगे। तो उसका सिंपल फॉर्मूला 2018 के बजट से ये फाइनल किया गया है। तो 2018 से इसे 1.5 टाइम्स कर दिया गया है। A2 प्लस FL, याद कर लेना इसे, A2 प्लस FL इंटू 1.5 टाइम्स और 50% कह सकते हो। ये है फॉर्मूला फॉर एमएसपी। ओके, अब A2 क्या है। A2 मतलब एक्चुअल कॉस्ट मतलब देखो, फार्मर जब इन्वेस्ट करता है, सीड में उसका पैसा लगता है, फर्टिलाइजर में उसका पैसा लग रहा, पेस्टिसाइड्स में उसका पैसा लग रहा, फिर उसने कुछ लेबर्स को हायर किया होगा काम करने के लिए, और फिर जैसे डीजल चाहिए उसको ट्रैक्टर के लिए, पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसका बिल देना पड़ता है। तो ये सारी जितनी चीजें हैं ये सब एक्चुअल कॉस्ट है, उसकी डायरेक्ट लग रही हैं। तो इन सब चीजों को A2 में काउंट किया जाता है कि इतना उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। FL का मतलब है फैमिली लेबर मतलब अगर एक किसान है, उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, वो भी आएंगे काम कराने, है ना। तो वो तो अनपेड लेबर हैं, वो अपने एज अ फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं। तो अगर हम मान लो उनको ना बुलाकर किसी अदर लेबर को लेकर के आते तो हमें कितना पैसा देना पड़ता। तो इसका मतलब, काउंट करने का मतलब ये है कि उनके भी मिनिमम वेजेस को काउंट करना है इसमें, समझ रहे हो। तो फैमिली लेबर ऐड किया जाता है। तो A2 हो गया एक्चुअल कॉस्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्लस FL यानी फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर, अगर उसकी जगह हम किसी और को लेकर आते तो उसे कितना पैसा देते, तो उसको हाइपोथेटिकली काउंट किया जाता है। तो A2 प्लस FL फैमिली लेबर, ठीक है। और फिर इसका 1.5 टाइम्स यानी 50%, ये जब हम काउंट कर लेते हैं तब हमें फाइनल चीज हमें मिलती है MSP। बजट 2018 में इसे 1.5 टाइम्स कर दिया गया था, ये बात याद रख। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे स्वामीनाथन कमेटी बनी थी 18 नवंबर 2004 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रोफेसर, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, MS स्वामीनाथन। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अदरवाइज आप गूगल करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। तो इनकी चेयरमैनशिप में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाई गई थी, जिसमें इन्हें बताना था नेशन वाइड कैलेमिटी ऑफ द फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया, कि फार्मर्स सुसाइड क्यों करते हैं इसके बारे में इन्हें रिकमेंडेशन देनी थी। तो उसमें इन्होंने C2 फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए बताया था। इन्होंने कहा कि 50% आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट इन्हें देना है, जैसे कि 1.5 टाइम्स मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साथ में इन्होंने कई और भी चीजों को इंक्लूड किया जो कि बेसिकली टोटल हाइपोथेटिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान, मान लो सपोज किसान ने अपने खेत को रेंट पे दे दिया किसी को, उसने खुद खेती ना करी, ठीक है, तो उसे कितना पैसा मिलता, प्लस उसे इंटरेस्ट में उसी का कितना पैसा आता। तो अब अगर सरकार इस तरह की हाइपोथेटिकल, अब अगर आप ही सोचो कि इतनी ऐसी हाइपोथेटिकल चीज सोचने लगे सरकार, तो सरकार के ऊपर कितना बर्डन आएगा पैसे का। ऑलरेडी सरकार का फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी हाई रहता है, इस समय तो और ज्यादा हो गया है कोरोना की वजह से। तो अगर इन सब चीजों को और अगर वो ऐड कर ले तब तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल चीजें हैं, तो इसलिए सरकार ने C2 फॉर्मूले को ना अपनाते हुए A2 प्लस FL इंटू 1.5 टाइम्स यानी 50% ऑफ द प्रॉफिट, इस फॉर्मूले के तहत MSP देने का ऐलान किया और इसी में अभी दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर ना। अगर MSP दी जा रही है किसान को तो इसे खरीदना भी होता है, किसान को बेचना भी होता है अपनी फसल को। तो इसका प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, इसे खरीदेगा कौन। तो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मतलब जहां खुला बाजार है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंट्रल एजेंसियां हैं, जैसे आप सभी जानते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम SFAC, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC। ठीक है,
ये कुछ कंपनियां हैं जो इसे प्रोक्योर करती हैं। ओवरऑल इस स्कीम को कहा जाता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड द प्राइस सपोर्ट स्कीम। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जहां केंद्र सरकार टोटल इसका फंड दे रही है, वहां पे स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। और ये बात याद रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब एमएसपी देने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसान के जीवन में, इसका बेनिफिट क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सरकार जो है अनाउंस करती है एमएसपी कब, हर सीजन के पहले। जैसे रबी का सीजन हो गया, खरीफ की फसल का सीजन हो गया, तो हर सीजन से पहले ही सरकार को इसे अनाउंस करना पड़ता है। इससे फायदा ये होता है कि जब किसान को सपोज पैडी पे, वीट पे, आप सभी जानते हैं एमएसपी ज्यादा दी जाती है। सपोज सरकार ने 1800 रुपए या 2000 रुपए पर क्विंटल देने का वादा किया गेहूं के लिए, यानी वीट के लिए या पैडी के लिए। तो अब किसान को ये मालूम है कि सपोज एक किसान है, वो किसान को ये पता है कि सरकार एमएसपी देने वाली है गेहूं के ऊपर 2000 रुपए पर क्विंटल। ठीक है। तो अब उसे ये मालूम है खेती करने से पहले ही कि अगर वो गेहूं की फसल उगाता है तो उसे अंत में पैसा मिलने वाला है एटलीस्ट 2000 रुपीज पर क्विंटल। इससे ये फायदा होता है कि वो उसी फसल की खेती करता है और अंत में जाकर के उसे जब बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। तो फार्मर को इससे पहले ही एक एज मिल जाता है कि उसको सही दाम मिलेगा एटलीस्ट इसका, तो वो उसी फसल की खेती करता है। साथ में उसे ये भी पता है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उसकी फसल जरूर खरीदेगी एट एमएसपी लेवल पे। ठीक है। तो ये हो गया इनका फायदा। अब बात करते हैं, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जी हाँ, हर चीज के दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब देखो, यूजली क्या होता है कि ये जो मैंने अभी बताया एफसीआई, नाफेड, ये सब एजेंसियां क्या हैं, हर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़े सिटीज में, बड़े टाउन्स में इनका सेंटर बना हुआ होता है। ठीक है। इनका गोडाउन बना हुआ होता है, वहां से ये यूजली आमतौर पे इसे प्रोक्योर करती हैं। दिक्कत वहां पे आती है जब कोई रिमोट एरिया है, सपोज छत्तीसगढ़ में कोई रिमोट एरिया है जहां पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या उड़ीसा में या झारखंड में या कोई भी ऐसा एरिया भारत में जहां वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां के किसान को सफर करना पड़ता है और अल्टीमेट उसे मजबूरी में मर्चेंट्स को बेचना पड़ता है, जो जहां पे कई बार उन्हें सही दाम नहीं मिलता। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हालांकि अब तो ई नाम के थ्रू अब वो भारत में कोई भी किसान कहीं भी बेच सकता है अपनी फसल। ई नाम क्या है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। कुल मिला के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे केरला का किसान अगर चाहे तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ का किसान राजस्थान में या तमिलनाडु में या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी अपनी खेती की हुई फसल को बेच सकता है सही दाम पर भी। ठीक है। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई नाम। ठीक है। तो ये तो हो गया करंट स्टेटस। अब एक साथ में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप सभी जानते हो गेहूं पे, धान में, इन सब चीजों में क्या है, सरकार एमएसपी ज्यादा देती है, तो ज्यादातर किसान क्या करते हैं, इन्हीं चीजों की फसलें उगाने लगते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे कोई ध्यान नहीं देता। वेजिटेबल्स पे सरकार और फ्रूट्स पे सरकार एमएसपी अनाउंस भी नहीं करती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होगा तो दाम बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं प्याज का रेट अभी पिछले साल कितना हाई हो गया था, 150-200 रुपए किलो मिल रहा था। आलू, प्याज, टमाटर, इन सब का रेट हाई हो जाता है। सिर्फ इसी का रीजन, फिर कार्टेलाइजेशन तो चलता ही है, काला बाजारी चलती ही है। तो ये सब भी रीजन है। तो इसका ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इन सब के लिए एमएसपी नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा एमएसपी की लालच में हम कह सकते हैं कि किसान उस फसल को उगाने लगते हैं जहां पे इस फसल का प्रोडक्शन कम होता है और कहीं ना कहीं इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एमएसपी। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें कुछ स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कई स्कीम्स भी अनाउंस की हैं, केंद्र सरकार ने कई स्कीम्स अनाउंस की हैं इसके लिए। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला स्कीम है पीएम आशा। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। फुल फॉर्म इसका ये है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। 2018 सितंबर में इसे अनाउंस किया गया था। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी टोटल 100% जो फंड है
यूनियन गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देती है। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और तीसरा है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक लिस्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम जो पहला इसका कंपोनेंट है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एजेंसियां, जैसा कि मैंने अभी बताया एफसीआई, नाफेड वगैरह, ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली फिजिकली इसे परचेस करती है। जैसे ऑयल सीड हो गया, कोकोनट हो गया, है ना, इन सब चीजों को वो परचेस करती हैं। दूसरा जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसान ने अपनी फसल को प्राइवेट मर्चेंट को बेचा, है ना, और उसने सपोज मान लो एमएसपी अनाउंस है, सरकार ने अनाउंस किया 2,000 रुपए, ठीक है, और उसने 1,800 रुपए ही क्विंटल गेहूं या अपनी धान बेची, ठीक है। अब सपोज उसको वहां पे 200 रुपए का घाटा हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि अगर वो 200 बचाने के चक्कर में अपना वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो ज्यादा लग जाएगा, अगर वो वापस उसे एपीएमसी मंडी ले जाता है या कहीं और ले जाता है, ठीक है, तो वहां पे सरकार ने क्या किया इस स्कीम के थ्रू कि वो जो 200 रुपए मिनिमम, अब ये नहीं हो जाएगा कि मतलब अगर 2,000 रुपए एमएसपी है तो वो 1,000 रुपए फार्मर को दे रहा है प्राइवेट मर्चेंट, तो वो 1,000 में भी वो बेच के आ जाएगा, नहीं। मिनिमम मतलब 200-300, मतलब जो लेवल है, जो लेवल बेस में अगर जो थोड़ा बहुत कम है, उसका भुगतान कौन करेगा? केंद्र सरकार, अंडर द एमएसपी, अंडर द पीएम आशा स्कीम। मतलब जो मैंने अभी बताया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मतलब अगर किसान को फसल, मान लो कि वो किसी प्राइवेट, अपने पास के ही गांव में या पास की ही मार्केट में वो जाके किसी प्राइवेट मर्चेंट को अपनी फसल बेचता है, अब वो मर्चेंट, प्राइवेट मर्चेंट उसे सिर्फ 1,800 रुपए दे रहा, जबकि एमएसपी सरकार ने 2,000 अनाउंस की है, तो उसे 200 रुपए का घाटा लग रहा है। तो उस 200 की भरपाई कौन करेगा? उसी 200 की भरपाई यहाँ पे इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक अकाउंट में, किसान के बैंक अकाउंट में उस डिफरेंस को भेज दिया जाएगा, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाए और उसे कोई घाटा भी ना हो, ठीक है। तो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम का मतलब यही हुआ, ठीक है। नाउ तीसरा आता है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक लिस्ट स्कीम। इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि कोई रिमोट एरिया है, वहां पे सरकारी एजेंसियां नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को, किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर किया रेंट पे, ठीक है। अब उसको कहा कि आप जाइए एमएसपी पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, आप जाकर के किसान से एमएसपी की रेट पे आप उसकी फसल को लेकर आइए और फिर हमें दीजिए, और उसके लिए सरकार पेमेंट करेगी, ठीक है। तो ये है तीसरा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक लिस्ट स्कीम अंडर दी पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ऑल इज क्लियर? नाउ दूसरी स्कीम है पीएम किसान। आपने सुना होगा पीएम किसान, ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये भी 100% पेड बाय यूनियन है, यानी इसमें भी सरकार 100% पेमेंट करेगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 1 दिसंबर 2018 से रेट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने लागू किया था। ये क्या है मैं अभी बताता हूं 2 मिनट में, ठीक है। तो ये हो गई स्कीम पीएम किसान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, अगर कोई छोटा या मार्जिनल किसान है, उसके पास करीब मान लो 2 हेक्टेयर यानी करीब करीब 5 एकड़ जमीन है, जिसमें वो खेती करता है अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि स्टेट के अंतर्गत आती है फार्मिंग, है ना, एग्रीकल्चर, तो स्टेट जो रिकॉर्ड प्रोवाइड कराएगा, और स्टेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो 2 हेक्टेयर्स वाले जितने भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स थे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अगर 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ के अंतर्गत अपनी खेती की है, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो, इसमें 6,000 रुपए पर एनम, यानी 6,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। 2,000 रुपए की 3 किस्त में दिए जाते हैं। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं चुनाव के टाइम में 2019 में इसे 1 फरवरी 2019 को जब इंटरिम बजट पेश किया गया था, तो उसमें करीब 75,000 करोड़ रुपए 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने अलॉट किया था। और गोरखपुर यूपी में जाकर के प्रधानमंत्री ने एक रैली में 24 फरवरी 2019 को अनाउंस किया था, और बैक डेट से, यानी मैंने जो अभी बताया रेट्रोस्पेक्टिवली 1 दिसंबर 2018 से इसे लागू करते हुए वहां कई सारे बेनिफिशियरीज को इसे लॉन्च करते हुए बांटा भी था।
इस अमाउंट को। बेसिकली आप ये याद रखना, इट इज अ इनकम सपोर्ट स्कीम ना, तो इसमें ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो 1 दिसंबर 2018 की डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने लागू किया। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट से। अनाउंस कब कर रहे हैं? 24 फरवरी 2019 को, लेकिन लागू कब से हो रहा है? 1 दिसंबर 2018 से। मतलब कि जो बजट में इन्होंने 1 फरवरी 2019 को इंटरिम बजट में लॉन्च किया, अलॉट किया करीब 75,000 करोड़, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो कि 1 दिसंबर से जैसा कि लागू होगा, तो उसके लिए एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए, यानी 75 और प्लस 20,000 करोड़। ठीक है, तो ये तो था सिस्टम 2019 चुनाव के पहले। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार वापस आई, तो इन्होंने क्या अब चेंजेस किया है कि अब इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, लाइक जैसे मैंने बताया कि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर जमीन जो हो, जिसके पास हो, सिर्फ उन्हीं को ये लाभ मिलता था। जब सरकार 2019 में फिर से आई, तो उन्होंने फैसला अपना बदलते हुए अब सभी फार्मर्स को इसका लाभ दिया है, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फार्म साइज, अब कोई भी फार्मर है, कोई भी किसान है, सभी को हर साल 6,000 रुपए 2,000 की 3 किस्त के साथ मिलेंगे। सबको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, अब जो बेनिफिशियरी होगा, जो किसान होगा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या मनरेगा कार्ड, जो जॉब कार्ड बना होता है उनका, इनमें से कुछ भी वो दिखा सकते हैं। तो पहली और दूसरी किस्त के लिए आधार कार्ड अगर आप मान लीजिए किसी किसान ने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट में आधार कार्ड अनिवार्य है। इट इज अ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द आधार कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, साथ में मोबाइल नंबर देना पड़ता है, बैंक अकाउंट नंबर विथ आईएफएससी कोड। बैंक अकाउंट नंबर भी देना होता है जिसमें साफ साफ आईएफएससी कोड हो। ठीक है, जिसके थ्रू वो अपना डेटा प्रोवाइड कर लेते हैं। अब ये अगर ये मैकेनिज्म्स की मैं बात करूं कि ये करते कैसे हैं, मतलब इनका क्या प्रोसेस क्या होता है, तो देखो, केंद्र सरकार डायरेक्ट अपना पैसा राज्य सरकार के बैंक में भेज देती है, और फिर राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान को उनके बैंक अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये उसका कुछ क्राइटेरिया है जो मेंशन किया गया है। अब अगर मान लो कोई यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराना है, किसी को कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी बनाई गई है, उस पे वो जाके के इसके लिए अर्जी कर सकते हैं, इसका समाधान किया जा सकता है। अब बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का छोटा सा इंट्रो। आप सभी जानते हैं बफर स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अवर सिलेबस, और बफर स्टॉक में जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये एक संवैधानिक निकाय है, अंडर द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये आता है। इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। आप इसे देख सकते हो, ये इसकी साइट है। आप इस पे जाकर के इसके बारे में अबाउट सेक्शन में आप जाकर के इसका इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पे इसका एम, इसके ऑब्जेक्टिव सारा कुछ प्रोवाइड कराया गया है। तो इसे आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से पता हो जाएंगी। नाउ अब अगर हम बात करें पीएम किसान मान धन योजना की, तो ये क्या है? देखो, अगस्त 2019 में पीएम किसान मान धन योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसे अगर मैं कहूं तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है बेसिकली। देखो, जो 18 से 40 साल की जो स्मॉल या मार्जिनल या छोटे या मध्यम जिसे हम कहते हैं किसान है, 18 से 40 याद रखना। तो 18 से 40 साल की ये जो छोटे या मध्यम किसान है, उन्हें वॉलेंटरी बेसिस पे, यानी स्वेच्छानुसार कुछ पैसा या करीब 55 से 200 रुपए के अकॉर्डिंग, जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, उस हिसाब से 55 से 200 रुपए इन्हें जमा कराने होते हैं, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार अपनी तरफ से उनके खाते में जमा कराएगी। ठीक है, और इसको मैनेज कौन करता है? तो इसे मैनेज करता है LIC। अब इसका फायदा ये है, मैंने सिक्योरिटी पर्पस पे ये क्यों कहा, क्योंकि इट इज अ बेसिकली अ पेंशन स्कीम अगर हम कह सकते हैं। क्योंकि जब 18 से 40 साल की ये स्मॉल मार्जिनल पैसा जमा कराएंगे, और जब वही किसान 60 साल की एज पार करके जब वो अपनी ओल्ड एज में जाएंगे, अपनी वृद्धावस्था में जाएंगे, तो वहां पे उनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार इसी पैसे को यूज करते हुए, उन्हीं का पैसा प्लस एज वेल एज जो को कंट्रीब्यूट है सरकार का, उन सबको मिलाते हुए सरकार 3,000 रुपए पर मंथ 60 साल के बाद, जब भी फार्मर 60 साल का हो जाएगा, वृद्धावस्था में जाएगा, तो वहां पे सरकार उन्हें 3,000 रुपए पर मंथ एज अ पेंशन देगी। और यही इसका मकसद है, पीएम किसान मान धन योजना। और सपोज अगर किसान की डेथ हो जाती है 60 साल के बाद, है ना, तो वहां पे
उसकी वाइफ जो है उसे 1500 रुपए पर मंथ एज अ फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन अब उसके बाद अब वाइफ मर जाएगी तो उसके बाद उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ वाइफ तक, ठीक है। तो ये था इसका रोल। अब अगर मैं रीसेंट बात करूं कि रीसेंट क्या चेंज हुआ है, तो अभी आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एमएसपी अनाउंस किया गया है। उसमें थोड़ा सा जो ये खरीफ की फसल है 2020-21 के लिए, उसमें थोड़ा सा एमएसपी मामूली वृद्धि की गई है, 2 से करीब 7.5% की लिमिट तक कर दिया गया है। तो ये था रीसेंट अपडेट, ठीक है। नाउ आपके सामने मैं यूपीएससी 2015 का एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज इसे बिना किसी देखे हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, कहीं भी गूगल किए हुए बिना। फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस एफआरपी ऑफ सुगर केन इज अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द कमिटी और विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कैबिनेट कमेटी on economic affairs, commission for agriculture costs and prices, directorate of marketing and inspection, ministry of agriculture, agriculture's produce marketing committee। तो आपको कमेंट बॉक्स में बिना गूगल किए हुए बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। और डोंट वरी, एफआरपी पे भी मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ एक और चीज, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं एमएसपी के बारे में? तो आपको बताना है कि ये फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है या नहीं। क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी के कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट मी। और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हो तो कौन से टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि मैं उन सब पर वीडियो बना करके आपके लिए वीडियो एनालिसिस प्रोवाइड करूं, विच विल बूस्ट योर नॉलेज और विच विल बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड एक और बात, आपको इसकी पीपीटी, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहां पे अगर आपने स्टडी आईएएस को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे टेलीग्राम में जाकर के स्टडी आईएएस सर्च कीजिए और जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।